हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको बहुत नमस्कार। प्रजापति, बादल, मनोज, गजाला, क्या हाल चाल है भाई सभी के? राम राम भाई, राम राम। अगर आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो कमेंट करके बता देंगे कैसी चल रही है आज की क्लास। राहुल, प्रिंस, वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम भाई, राम राम। ये चल रहा माहौल। कल क्लास में थोड़ा सा हमने एटम के बारे में पढ़ा था, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है ना। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें हमने क्लास में की थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस नाभिक के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा है। अगर तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चक्कर नहीं लगा रहा है, जो एटम से बाहर निकल गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बहुत सारे होंगे, जैसे सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को बता दीजिए। बताया था कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है के बी, इसकी वैल्यू हमने बताई थी आपको 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। जूल पर केल्विन। और जो गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 3.14 जूल पर मोल केल्विन। ये गैस कांस्टेंट आप देखते होंगे जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। तो किसी आइडियल गैस के लिए इक्वेशन लिखते हैं ना, पीवी इजकल टू एनआरटी। तो किसी गैस के प्रेशर, उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर में जब हम रिलेशन लिखते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता आर, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देखो जैसे कोई आइडियल गैस है, उसकी इक्वेशन तो ये है, लेकिन आपको किसी आइडियल गैस की एनर्जी लिखनी है, ऊर्जा। तो मान रहा हूं कि वो मोनोएटॉमिक गैस है ना। तो जो मोनोएटॉमिक गैस होती है, उसकी टोटल किसी एक मोलिक्यूल की एनर्जी होती है 3/2 kBT। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यानी कि किसी आइडियल गैस की जो एनर्जी है वो केवल उसके टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। ये तो कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है ना। तो जब हम यूनिट और डायमेंशन पढ़ रहे थे, शायद इनका जिक्र आया था तब, है ना। अब यहां जाओ। तो फैक्ट कैसे याद करें? जैसे याद करते हैं मेरा जी, फैक्ट कैसे याद करें? याद करने से होंगे याद। अब क्या बताऊं उसमें, बार बार रिवाइज करते रहो। एक मैं थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, शायद मैंने ज्यादा गर्म चाय पी ली है, इधर थोड़ा छाला पड़ गया है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, से जीभ उठ नहीं रही है। तो हो सकता है कि बोलते समय कोई शब्द अच्छे से ना बोला जाए आज, लग रहा है ज्यादा तेज हो गया ठंड में ना। खैर चलो, अब यहाँ पे हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। देखते हैं कल की क्लास आपने कितने बढ़िया से समझी है। ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ऐप में प्रॉब्लम अब नहीं है, कुछ देर पहले थी, अब तो ठीक हो गई है वो। कुछ देर पहले अगर आप ऐप को, अगर आप लॉगिन कर रहे होंगे तो लॉगिन नहीं हो रही होगी, है ना। अब हो जा रही होगी। मेरे में भी आई थी समस्या, तो मैंने पूछा ऊपर, उन्होंने कहा जी एक बार पासवर्ड चेंज कर लो। कर ली, सही होगी। इसने लिखा है इन ए मेटल, एक धातु में, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू देयर पेरेंट एटम, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो कह रहा है कि किसी मेटल में के लिए कौन सा सही है। कोई लेट नहीं हो, जस्ट हमने अभी स्टार्ट किया है। ये पहला क्वेश्चन है कल की क्लास से संबंधित। देखते हैं कौन बच्चा ठीक करेगा इसे। MO प्रजापति, 2 आंसर मेरे पास में आए हैं। देखो बेटा, कोई जो मेटल है, हमने कल पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं ये होते हैं कंडक्टर, चालक। और चालक में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे चालक में होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहां से आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, तो उसमें जो बाहर वाली कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है वो फ्री हो जाता है। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे। तो यहाँ पे उसने लिखा कि सभी इलेक्ट्रॉन बाउंड है पेरेंट एटम से, तो ऑप्शन गलत हो गया।
क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए नहीं होते, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो जाते हैं। एक लिखा है इसने कि यार नो इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे ए और डी है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। भाई एक चीज बताओ, जो मेटल है ना वो कंडक्टर होता है, चालक। तो किसी भी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो कौन से होते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। तो हर कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता कि जो आप ये बता रहे हो कि सारे इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं। किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, वो अपना चक्कर काटते रहेंगे, सबसे बाहर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो अगर हर एटम भी एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन देगा तो भी अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अरबों खरबों सुन के मत समझना कि सारे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहे हैं, सबसे आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जो बच्चा इसका ए बता रहा है उसका गलत है। गजाला, प्रिया, रोहित, इनका गलत है एकदम। सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। बताया था ना आपको, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन थोड़े ना बाहर निकल के आता है। तो बाहर वाली कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन मान लो एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ गया, एक इससे आ गया, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर आ गया। तो थोड़े से एरिया में ही अरबों खरबों एटम होते हैं। अगर हर एटम एक दो इलेक्ट्रॉन भी बाहर देगा तो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने डी लिखा उनका सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है। एक ये करना। Which of the following masses is closest to the mass of a proton? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के निकटतम है? तो कौन सा मास सबसे ज्यादा क्लोज है प्रोटॉन के मास के, आपको बताना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.673 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो 10⁻⁻27 वाला ज्यादा क्लोज है। 1.6 को 1 ही मान लो लगभग, तो 10⁻⁻27 ज्यादा क्लोज। 10⁻−31 -19 -15 ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछता कि इलेक्ट्रॉन के मास से क्लोज ज्यादा कौन सा है? क्लोजेस्ट टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे कहता कि इलेक्ट्रॉन के मास के ज्यादा नजदीक कौन सा है, और ऑप्शन आपके पास में ही होते 10⁻−29 किलोग्राम, 10⁻−30 किलोग्राम, 10⁻−31 किलोग्राम, 10⁻−32 किलोग्राम। तो आप किस पर टिक लगाते हैं? आप इससे बताना। पहले आप लिखेंगे बी, यानी कि इस क्वेश्चन का आप बी पार्ट का आंसर दे रहे हैं, इस 17वें का ए मान लो। तो जब बी का 1 2 3 4 कौन सा आंसर सही है? क्लोजेस्ट टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के मास के क्लोजेस्ट पूछता तो हम किस पर टिक लगाते? बेबी नायडू, राहुल, दोनों का गलत हो गया। लग रहा हो ना बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा सर ने। मनीषा, रिचा, बेबी नायडू, नितेश, कुछ हमारे पास आंसर आ रहे हैं। देखो बेटा, देखो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं तुरंत -31 पर टिक लगा दे रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। क्लोजेस्ट पूछा कौन सा होगा। अब आप एक चीज बताओ कि भाई क्या 9.1 को जब हम क्लोज की बात करेंगे, अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो फिर आप बोलते 9.1 गुणा 10⁻31 क्लोजेस्ट पूछ रहा है, तो 9.1 को हम 10 नहीं मान सकते क्या? तो ये +10 और ये 10⁻31 और 10⁻30,
तो क्लोजेस्ट पूछता तो इसका आंसर फिर बी बन जाता। जब ये क्लोजेस्ट पूछे ना पेपर में तो सीधे पावर पे टिक मत लगा दिया करो, उस पावर के आगे जो वैल्यू है, कई बार ये हो सकता है कि वैल्यू 10 के आसपास की हो, तो फिर एक पावर कम हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों ने तुरंत जो रट्टा मार रखा था कल का, उस रट्टे के हिसाब से तुरंत चिपका दिया उन्होंने कि 10 की पावर माइनस 31। अगर पूरी वैल्यू लिखी हुई हो तो फिर आप ये बताएंगे 10 की पावर माइनस 31 वाला है ना। न्यूट्रॉन का मास क्या लिखा हुआ था, 1.675 गुना 10 की पावर माइनस 27। लेकिन देखो इस वाले में माइनस 27 ही क्यों आंसर आ गया, क्योंकि साहब 10 नहीं मान सकते, तो पावर 27 ही ज्यादा क्लोज रहेगा, है ना। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन मैंने एक बार, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने खुद गलत कर दिया था पहले, जब मैं कभी एग्जाम दे रहा हूँ, कोई पढ़ रहा था मैं बचपन में, तो ये बहुत साल पहले की बात है, तो एक क्वेश्चन आया था कि एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। तो एक लाइट ईयर हम आगे पढ़ेंगे कि एक लाइट ईयर का मतलब होता है, एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो मान लो यहां से हम लाइट को छोड़ दें तो लाइट भाग रही है भाग रही है भाग रही है, एक साल के बाद जब जाके हम कहेंगे लाइट को भाई रुक, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं। अब हमने देखा कि लाइट एक साल में कितना चल चुकी है, तो लाइट एक साल में जो दूरी तय करती है उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर 1 प्रकाश वर्ष। तो एक लाइट ईयर जो होता है ना, जो प्रकाश एक साल में जो दूरी तय करता है, वो दूरी होती है ये 9.4607 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो आप इसे मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 9.4607 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। तो मैं भी जब आपकी तरह स्टूडेंट था तो मैंने भी याद कर रखा था ये कि एक प्रकाश वर्ष 9.4607 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर है। पेपर में आ गया कि एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन वही थी 10 की पावर 14, 10 की पावर 15, 10 की पावर 16, 10 की पावर 17। मैंने भावनाओं में बहकर आपकी तरह 10 की पावर 15 पे टिक लगा दिया। पावर याद कर रखी थी ना, 10 की पावर 15 मीटर। तो उसने पूछा था कि लगभग कितना होगा, तो 9.4607 को आप लगभग 10 मान सकते हैं, यानी कि लगभग 10 की पावर 16 मीटर के आसपास बनेगा। तो 10 की पावर 16 पे टिक लगाना था हमें। तो कई बार होता है ना एग्जाम का जब प्रेशर होता है तो हम इतनी स्पीड से क्वेश्चन देख रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं कि हम पूरे क्वेश्चन को फील ही नहीं कर पाते कई बार। तो वो उस तरह की गलतियां हो जाती हैं, तो इन्हें सिली मिस्टेक भी कहा जाता है कई बार, या कई बार हम जब हम पढ़ रहे थे उस समय हम चीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया तो उस वजह से गलती हो जाती है। मैंने एक बार आपको बता दिया, तो आप जीवन में जब कभी भी लगभग वाला आएगा पावर हो उसमें, तो मेरे हिसाब से शायद आप उसे 2 बार देखोगे, है ना। अब आज हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युत की, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे यहां पे। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। है ना। एक हम बोलेंगे डायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम बोलते हैं धारा वैद्युत की, गतिक वैद्युत की या धारा वैद्युत की। तो इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांच होती हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि जब चार्ज रेस्ट पर हो, विराम अवस्था में हो। चार्ज का मतलब यहाँ पे हमेशा भी आपको इलेक्ट्रॉन समझना है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई प्रोटॉन जब रेस्ट पर रखा होगा, विराम अवस्था में रखा होगा, तो उस समय वो क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पैदा कर रहा होगा, उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि हम चार्ज को रेस्ट पर कर
उसके बारे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जहां पर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता, रखा हुआ है, चार्ज आवेश रखा है, तो उसने क्या क्या प्रभाव पैदा करेगा वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, आवेशित कण जो होता है वो होता है विराम अवस्था में। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होगा मोशन में, गति में। जब चार्ज भाग रहा होगा तो कैसे प्रभाव पैदा करेगा वो हम पढ़ेंगे। डायनामिक का मतलब होता है चलना भागना, उसे हम पढ़ेंगे डायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब चार्ज भाग रहा होगा और रुका होगा तो स्टैटिक में। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इन मोशन, चार्ज पार्टिकल इन मोशन। तो अगर आवेशित कण गति में है तो उसे हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और हमारा मेन फोकस जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ही रहेगा। अगर आप 10th क्लास तक का साइंस पढ़ो, जर्नल साइंस, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिलेबस में होता है। जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले फिर हमें वहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाता है। तो जो हम कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे होते हैं उनमें जनरली क्वेश्चन आता है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से फेमस जो आता है वो आता कुलाम्स लॉ से, कुलाम के नियम से। तो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे इस चैप्टर के। तो हम अपना जो पूरा फोकस रखेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम रखने वाले हैं क्लास में, ठीक है। चलो, तो समझ रहे हो कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रहेगा, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई जब चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है ना, रुका हुआ हो, तो रुका हुआ चार्ज पार्टिकल केवल और केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र ही पैदा कर सकता है अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, गति में है, और वो एक ही स्पीड से भाग रहा है, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है, तो फिर वो चार्ज पार्टिकल जो है एक ही स्पीड से अगर भाग रहा तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। रुका हुआ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं कर सकता। तो जो मैग्नेट के आसपास जैसा प्रभाव होता है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे एक चुंबक पैदा करती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है एक मूविंग चार्ज, एक भाग रहा चार्ज। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा हो, अगर वो एक्सिलरेट कर रहा हो यानी उसकी स्पीड घटिया बढ़ रही हो, अगर वो एक्सिलेट कर रहा हो, त्वरित गति में हो वो, यानी वाइब्रेट कर रहा हो, ओसिलेट कर रहा हो, एक ही स्पीड से ना हो, तो फिर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है। तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीन बातें आप हल्का सा अपने दिमाग में रख सकते हैं कि अगर आवेशित कण रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देगा, वैद्युत क्षेत्र को जन्म देगा। अगर एक समान गति से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगा चार्ज पार्टिकल। और ओसिलेट एक्सिलेट कर रहा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, है ना। तो खैर जब हम आगे बढ़ेंगे ये बातें हमें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो हम शुरुआत करेंगे क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। तो अभी तक मुझे बताओ कि क्या आपको दो बातें समझ में आई क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच जहां पर चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पर है, उसे हम स्टडी करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। जहां चार्ज भाग रहा होगा उसे हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और हमें मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास के अंदर डिस्कस करना है, पढ़ना है। अब देखो, इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, ये हमें पढ़ना है। रफ वर्क, रफ कार्य, यानी कि आपको नोट नहीं करना है, केवल समझाने के लिए है। हेलो सर, फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्या? टेस्ट सीरीज ऐप में मिल जाएंगे, ढूंढोगे तो सब मिलेगा वहां पे। अब देखो, इसे समझने के लिए मैं काम करते हैं। अभी आपकी क्लास में हमने ये पढ़ाया ना
मैकेनिक्स पढ़ा हमने, वर्क पावर एनर्जी वगैरह पढ़ा आपकी क्लास में, तो आप जल्दी समझ जाओगे। अगर मैं आपसे कहूं भाई मेरे पास में एक ही ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, इसका मास है m किलोग्राम, अगर मैं इस m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले जाऊं, जमीन से h हाइट ऊपर ले जाऊं इस m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को, तो इस प्रोसेस में मेरे द्वारा कितना वर्क, कितना कार्य किया जाएगा। अगर जमीन पर एक m किलोग्राम का कोई सामान रखा है, इसे उठाकर अगर मैं अपने सर पर रखूं, ठीक है, अगर इस m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को अगर मैं h हाइट ऊपर रखता हूं, एक तो भाई इस क्लास को ना पहले तो ब्लॉक, अगर किसी बच्चे ने आज के बाद इस क्लास में पूछा ना कितनी क्लास बची है, उससे पहले मैं करूंगा ब्लॉक, इन्हें भगाओ क्लास से, इन्हें पढ़ना लिखना है नहीं, बस क्लास कितनी बची है, क्या हुआ है, 500 बार बता लिया है क्लास में कि जब तुम्हारी क्लास 75 के आसपास होने लगे तो समझ जाओ क्लास खत्म होने वाली है। दिक्कत क्या है कि क्लास में आते हैं नहीं, हर क्लास में बस यही बताते रहो, हर 10 मिनट में आ जाएगा कोई भी उठा के कितनी क्लास बची है, पढ़ना लिखना एक नंबर नहीं है। अब ये जो m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे जमीन से h हाइट ऊपर लेके जाऊंगा तो इस प्रोसेस में हमने पढ़ा कि कितना कार्य करना पड़ेगा, mgh, है ना, mgh। देखो ये कैसे आया था mgh, अगर आपको याद हो भाई, वर्क जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, है ना। अब आपको पता है कि जब किसी वस्तु का ऊपर लेके जाओगे तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके वेट के बराबर, mg के बराबर उसका वेट होता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जितनी हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये वर्क आ गया आपका mgh। यानी कि अगर हम कभी ऐसा करें कि किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाएं, बल लगाएं, और उस फोर्स से कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ विस्थापन पैदा हो जाए, तो हम कहेंगे कि भाई जो फोर्स लगा, इस फोर्स ने जो डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ पैदा कर दिया, यानी कि इस फोर्स के द्वारा वर्क कार्य किया गया। तो वर्क हमेशा तब होगा जब फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाए, जब बल लगाने से विस्थापन पैदा हो जाए तो वर्क कहलाएगा। बस हमारा काम हो गया, यानी फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, यहाँ पे हमें जो फोर्स लगाना पड़ा वो क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि जब हम किस वस्तु को ऊपर लेके जाएंगे तो ग्रेविटी से नीचे खींचेगी, हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य करना पड़ रहा है, गुरुत्व के अगेंस्ट। तो हम किसी वस्तु को जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी के खिलाफ हमें कार्य करना पड़ता है। तो सबने क्या कहा कि mgh का, और वो आया बेसिक फॉर्मूले से ही कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, कि आप बल लगा रहे हैं गुरुत्व के खिलाफ और कुछ विस्थापन पैदा हो रहा है, यानी कि आपने वर्क किया। ठीक है, आई बात समझ में? एक सेकेंड, ठीक। अब यहां देखो, मान लो कि यहां पर एक कुछ जो मैंने डॉट बनाई आपके सामने, ये मान लो बेटा कुछ चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं यहाँ पे, बहुत सारे आवेशित कण हैं, ये डॉट डॉट जो मैंने आपको बनाई यहाँ पे, और मुझे क्या करना है, ये पॉइंट मेरे पास में है ए और ये पॉइंट है मेरे पास में बी। अब मुझे इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए तक एक चार्ज को लेकर जाना है, तो मैं इसलिए मान रहा हूं कि मुझे एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, और मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक लेकर जाना होगा। अच्छा, मैं पॉजिटिव चार्ज इसलिए ले रहे हैं कि जब भी हम कभी जिस चार्ज के ऊपर टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर हम परीक्षण करेंगे, उसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, तो हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे ताकि हमारी कन्वेंशन फिक्स रहे कि जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात कर रहे होंगे तो पॉजिटिव होगा, ताकि हमें कंफ्यूजन न रहे कि हमने पॉजिटिव लिया कि नेगेटिव लिया। तो मुझे इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इस धनात्मक परीक्षण आवेश को इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए तक लेके जाना है। तो क्या पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ऐसे चला जाएगा क्या? ये नहीं,
आपको कुछ फोर्स बल लगाना पड़ेगा। क्यों जी? क्योंकि हमने कल की क्लास में पढ़ा कि लाइक चार्जेस एक ही प्रकृति के आवेश रिपेल करते हैं और अपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं। तो जब मैं इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए पर इस चार्ज को लेकर जाऊंगा तो जो आसपास से चार्ज बिखरा पड़ा है, इसमें कुछ पॉजिटिव है, मान लो कुछ नेगेटिव है, कुछ अपनी तरफ को खींचना चाहेंगे, कुछ रिपेल करना चाहेंगे, तो उन सब के विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक सीधी रेखा में लेके मुझे पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेके जाना, तो मुझे भाई कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ धक्का देना पड़ेगा। तो मुझे इस चार्ज को इसमें एक फोर्स मारना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। जब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा, धक्का दूंगा, तो इस फोर्स लगने से ये चार्ज यहां से यहां पहुंच गया, यानी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि मुझे यहां पे अगर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाना है, तो हमें कुछ वर्क, कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे किसी सामान को एक हाइट से दूसरी हाइट पे लेके जाना है तो हमें ग्रेविटी के खिलाफ काम करना पड़ता है। तो जितना भी हमने ग्रेविटी के खिलाफ कार्य किया वो हमने निकाल लिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। ऐसे ही जब भी हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो भी हमें उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है, यानी कि हमें वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, किसी सामान को एक हाइट से दूसरी हाइट तक लेके जाओ तो आपको ग्रेविटी के खिलाफ काम करना पड़ता है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओ तो आपको जो बाकी चार्ज है उनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो किसी आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो आपने वर्क किया, जैसे आपने यहाँ पे जो वर्क करते हो यहां से यहां तक ले जाने में, वो वर्क जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट यहां रखा था, इसे आप यहां तक लेके गए, एच हाइट ऊपर, कितना कार्य किया आपने, mgh। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक ऑब्जेक्ट एच हाइट ऊपर रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपको सर उसका फॉर्मूला भी आपने mgh ही बताया था। यानी कहने का मतलब यह है कि जब मैं किसी वस्तु को ऊपर लेके जाता हूं तो जितना हम कार्य करते हैं, जितना हम वर्क करते हैं, वही तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो किसी वस्तु को एक हाइट से दूसरी हाइट तक ले जाने में जितना वर्क किया, वही वर्क उस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ऐसे ही किसी आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आपने जितना कार्य करोगे वो कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अच्छा, जब हम यहाँ पे चार्ज लेके जाएंगे वो बाय डेफिनेशन होता है पॉजिटिव चार्ज और साथ में यूनिट यानी कि 1 कूलाम। तो अगर 1 कूलाम आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। डेफिनेशन लिखूंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। यहां लिखेंगे द वर्क डन टू ब्रिंग the work done to bring a unit positive test charge, the work done to bring a unit positive test charge from one point to another, the work done to bring a unit positive test charge from one point to another in an electric field is called potential difference between these 2 points। हमने क्या बोला, द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हिंदी में लिखेंगे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक, एकांक का मतलब है 1 कूलाम, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच कहलाएगा विभवांतर। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, तो जब आप किसी चार्ज को एक से दूसरे बिंदु तक लेकर जाओगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। आपने उससे कहा कि दोनों बिंदुओं के एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करेंगे वो कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। पर आपने कहा कि बीच में शब्द लिखा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाने में किया गया कार्य में आपने एक शब्द लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है भाई, देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो दूसरे चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगाता है, बल लगाता है। ये हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। लेकिन एक चार्ज पार्टिकल मेरे घर में रखा हो, एक आपके घर में रखा हो, क्या इन दोनों के बीच में फोर्स या रिपल्सन लगेगा? नहीं। तो कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, तो उसके आसपास एक फील्ड होता है, एक क्षेत्र होता है। अगर इस फील्ड में ही दूसरा चार्ज पार्टिकल आया तो ही आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो जब हम बात करते हैं अट्रैक्शन के, रिपल्सन की, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में होती है, यानी कि उस क्षेत्र में जहां तक उस चार्ज पार्टिकल का प्रभाव है। अब ये नहीं कि आप कह लोगे सर मेरे घर में चुंबक रखे, आपके घर में भी तो आपस में चिपक क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि ऐसे कोई मैग्नेट होती है, उसके आसपास भी एक फील्ड, एक क्षेत्र होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं चुंबक वाले केस में। अगर उसके उसी फील्ड में अगर दूसरी चुंबक होगी तभी वो आपस में आके चिपक रही होंगी, दूर भाग रही होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र कर रहे हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच कहलाएगा विभवांतर। तो मान लो कि मैं, ये पॉइंट मेरे पास में बी है, ये पॉइंट मेरे पास में ए है, तो मैं पॉइंट बी से पॉइंट ए पर क्या लेके आ जा रहा हूं? प्लस क्यू चार्ज लेके जा रहा हूं। तो मान लो कि इस प्लस क्यू चार्ज को लेके आने में मुझे कार्य करना पड़ा डब्ल्यू। लेकिन हमारी तो डेफिनेशन में क्या है कि चार्ज कितना लेके जाना है? यूनिट, एकांक, यानी कि यूनिट चार्ज, एक कुलाम आवेश। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? डब्ल्यू बाई क्यू। और एकांक आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में जितना कार्य करते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं भाई? क्यू चार्ज को अगर मुझे यहां से यहां तक ले जाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा क्यू को लाने में, तो एकांक को लाने में कितना करना पड़ेगा? डब्ल्यू बाई क्यू। और एकांक को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस लिखते हैं डेल्टा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू बाई क्यू। यानी जब कभी भी आपको विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि हम कितना चार्ज लेकर आए और हमने कितना वर्क किया। डब्ल्यू बाई क्यू को कर रहे हैं हम। मान लो कि मुझे पेपर में कह दे कि 20 कुलाम चार्ज को लाने में इतना कार्य करना पड़ा, पर डेफिनेशन तो 20 कुलाम की नहीं है, 1 कुलाम की है ना। तो 20 कुलाम को लाने में आपने डब्ल्यू कार्य किया, तो 1 को लाने में कितना करना पड़ेगा? डब्ल्यू बाई 20। भाई 20 को लाने में डब्ल्यू करा तो 1 को तो डब्ल्यू बाई 20 करना पड़ेगा। तो आप बस इतना याद रखेंगे, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो आपको देखना है कि आपने कितना वर्क किया, कितना कार्य किया, दूसरा कितना चार्ज लेकर आए। तो डब्ल्यू बाई क्यू कर देंगे तो अपने आप से एकांक आ जाएगा ना। भाई क्यू चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में डब्ल्यू काम करना पड़ा क्यू को, तो 1 को लाने में कितना करना पड़ेगा? डब्ल्यू बाई क्यू। और एकांक आवेश को ही एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। यहां पे समझो, अगर मैं ये बोल दूं कि मैं इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से लेके गया पॉइंट बी पर, जनरली हम पॉइंट ए से शुरू करेंगे और बी पे लेके गए, तो विभवांतर कहलाएगा। तो मैं इसे भी लिख सकता हूं, विभवांतर क्या होता है? वी बी माइनस वी ए। यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी है, मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? वी ए। तो डिफरेंस क्या होगा? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है कि आपने कितना वर्क किया अपॉन कितना चार्ज लेकर आए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये ऐसा हो कि मैं कह रहा हूं कि एकांक आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। लेकिन जहां से मैं चार्ज को लेकर चला कर, पॉइंट ए जो है अगर वो इन्फिनिटी पे हो, अनंत पे, यानी कि अगर मैं अनंत से किसी चार्ज को, अनंत का मतलब है कि ये जो पॉइंट बी है ना, इससे काफी दूर, अगर मैं किसी चार्ज को, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आऊं, तो अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में जो कार्य करना पड़ेगा वो उस बिंदु पर पोटेंशियल कहलाएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य कहलाता है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है उस बिंदु पर पोटेंशियल, उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। यानी कि अगर यहां पर मैं आपसे बोल दूं कि इफ
पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी, अगर पॉइंट ए जो है वो इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, तो अनंत पे जो पॉइंट होता है, अनंत पे पोटेंशियल को लेते हैं हम बाय डेफिनेशन जीरो। तो अगर पॉइंट ए अगर ये अनंत पे होता तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाता, जीरो। तो यानी कि वी भी किसके बराबर हो जाता, डब्ल्यू बाई क्यू के। यानी कि ये पेपर में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना कार्य किया अपॉन कितना चार्ज लेके आए, या खाली पोटेंशियल पूछे तो भी फॉर्मूला क्या है, कितना वर्क किया और कितना चार्ज लेके आए। बस फर्क ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में कितना कार्य करना पड़ा, और यहाँ पे क्या होता है कि अनंत से, क्योंकि पॉइंट ए को मैंने क्या मान लिया, इन्फिनिटी पे, अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, किस बिंदु पर लेके आए, बी पर, उस बिंदु पर पोटेंशियल कहलाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर दोनों में डिफरेंस बताऊंगा और अच्छे से। पहले भी यहां पे लिखेंगे हम, द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, the work done to bring a unit positive test charge from infinity to a point in electric field, from infinity to a point in electric field is called electric potential, at that point। हिंदी में लिखेंगे, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। देखो, अब इस पूरी कहानी को भूल जाओ, जो मैंने कहानी आपको बहुत देर से मैं सुना रहा हूं, इसे गोली मारो। अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे, मैं ध्यान क्या रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लंबी चौड़ी कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा कि भाई जैसे मान लो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है किसी चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र, अगर उसमें दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो उसमें फोर्स लगने लगेगा, है ना। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा, हमारे पास विभवांतर। फॉर्मूला क्या है उसका, डब्ल्यू बाई क्यू। ये मैं आपसे बोल दूं कि अनंत से इन्फिनिटी से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मान लो पी है बिंदु, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। तो इस बिंदु पर जो विभव कहलाएगा, वी पे लिख रहा हूं मैं, वो भी क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी डब्ल्यू बाई क्यू है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खाली विभव का फॉर्मूला है तो भी डब्ल्यू बाई क्यू, विभवांतर है तब भी डब्ल्यू बाई क्यू। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे ये वर्क क्या है, एक से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य, और यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं तो उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लेकर जा रहे हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं वर्क को मेजर करूं जूल में, इसकी एसआई यूनिट यूज करूं जूल, और चार्ज की एसआई यूनिट हमें पता क्या होती है, कूलाम, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल है उसकी एसआई यूनिट बनेगी वोल्ट। तो उसका एसआई मात्रा क्या बनेगा, वोल्ट बनेगा। तो यहां से भी एक चीज और देख सकते हैं कि 1 वोल्ट किसके बराबर है,
1 वोल्ट है जूल पर कूलाम के, 1 वोल्ट हो जाता है जूल पर कूलाम के बराबर। ठीक है, तो 1 वोल्ट हो जाएगा जूल पर कूलाम के बराबर। तो अगर मैं यहां से एक बात आपसे और पूछ लूं कि भाई पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। वोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, तो 1 वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलाम। अब मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन पढ़ाई अभी पीछे, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे आप पोटेंशियल की डायमेंशन बताओ, मैंने कहा ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हम डायमेंशन साथ साथ पढ़ लेंगे। तो मुझे बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, या पोटेंशियल डिफरेंस विभव या विभांतर, इसका जो मात्रक है वोल्ट है, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कोई धुरंधर लिखेगा। और मैंने तरीका बताया था आपको कि जब भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो, पहले आप उसकी यूनिट, उसका मात्रक लिखो, तभी तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है वो तो वोल्ट है। अब आप कहेंगे सर वोल्ट के लिए तो आपने हमें कुछ नहीं बताया, सिंबल होता है कैपिटल वी। अब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक वोल्ट है, अब वोल्ट के लिए हम क्या करें? तो मैंने कहा था कि जब भी साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो फिर आप क्या करो, अभी देखो कि भाई 1 वोल्ट का मतलब क्या है। तो अभी हमने पढ़ा पीछे कि 1 वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलाम के बराबर बाय फॉर्मूला। अब तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे या नहीं? आप कहेंगे सर अभी भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अभी आपको ना कूलाम के बारे में भी नहीं पता। देखो चलो अभी के लिए एक काम करते हैं, आपको जूल के लिए तो मैंने कहा था डायरेक्ट याद रख लेना, जहां भी आपको जूल दिखेगा लिखेंगे ml² T⁻²। अभी हम आगे एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, वहां से हम देखेंगे कि जो चार्ज होता है ना सब नापते कूलाम में, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है AT। जैसे करंट का होता है A और चार्ज का होता है AT। ये AT कैसा है मैं आपको बता दूंगा शायद आज की क्लास में ही, नहीं तो अगली क्लास में तो 100%। तो जैसे हमने पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी है, 7 मूलभूत राशि हैं। जैसे मैंने कहा था कि मीटर की जगह L लिख देना, किलोग्राम की जगह M, सेकंड की जगह T, केल्विन की जगह K या थीटा लिख देना। तो मैंने कहा था ना करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर की जगह लिख देंगे हम A। तो करंट जहां पे एम्पियर देखेगा वहां पे A आता है, कूलाम के लिए आता है AT। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T⁻³ और A⁻⁻1। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml² T⁻³ A⁻1। याद है मैंने आपको कहा था कि एक तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जहां भी न्यूटन दिखे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, न्यूटन का डायमेंशन ml T⁻², और जूल की जगह क्या कहा था ml² T⁻²। तो जो हमने 6-7 याद किए थे उसमें हमने न्यूटन और जूल के लिए भी कहा था डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इनका हमें बहुत जगह डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास में एक बार फिर सब कुछ भूलते हैं, अब दोबारा सोचते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या। पिछले 45 मिनट में हमने पढ़ा कि अगर हमें पोटेंशियल की यूनिट पूछ ले पेपर में, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट पूछ ले, विभव या विभांतर का मात्रक पूछ ले, तो हम वोल्ट बताएंगे। एक बात याद रखेंगे। दूसरा हम क्या याद रखेंगे कि चाहे पोटेंशियल निकालना हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, विभव निकालना हो, चाहे विभांतर निकालना हो, इनका फॉर्मूला क्या होता है W/Q। W का मतलब है कि हमने कितना वर्क किया, और Q का मतलब हम कितना चार्ज लेकर आए। एक छोटी सी बात और याद रखेंगे, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास में 2 पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो कि मेरे पास में A है और ये मेरे पास में पॉइंट B, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है विभव है वो V है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VB। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो क्या हो गया VB - VA। बट इस पोटेंशियल डिफरेंस का एक अदर नाम हम और यूज करते हैं। कई बार आपको पेपर में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह एक इसका अदर नेम और देखने को मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का एक अदर नेम और होता है, उसे हम कहते हैं वोल्टेज। तो विभांतर का एक दूसरा नाम भी है, अदर नेम भी है वोल्टेज। तो मान लो अगर कभी मैं आपसे कह दूं कि 2 पॉइंट के बीच की वोल्टेज 220 है, तो 2 पॉइंट के बीच की वोल्टेज 220 का मतलब है कि उनके बीच का विभांतर 220 वोल्ट का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हो चाहे वोल्टेज का हो, एक ही बात है। लेकिन इस कहानी में हमें तब तक मजा नहीं आएगा जब तक हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पीडीएफ से नहीं करेंगे। अब मैं आपको 5, 7, 8 क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी ये चल क्या रहा है इतनी देर से ना। जैसे सबसे पहले आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, इस वाले से
थ्योरी पढ़ो, साथ में क्वेश्चन लगा लो, तुरंत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, सारी चीजें। लीवर पढ़ाएंगे क्लास में, सबसे आखिरी चैप्टर होगा लीवर। सॉरी राइडो प्रिंस विकास समझिए, इसने कहा कि ए चार्ज इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एक बिंदु ए से एक बिंदु बी तक एक आवेश को लेकर जाते हैं, तो प्रक्रिया में प्रति इकाई यानी कि इकाई का होता है एकांक, तो एकांक आवेश पर क्या क्या कार्य, अगर एक से दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हैं तो एकांक आवेश पर क्या क्या कार्य कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। भाई ए से बी पर लेके गए तो फाइनल जहां पर लेके गए वहां पे ज्यादा होगा ना पोटेंशियल, तो इसलिए कह रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, ये बिल्कुल सही है। एक यहां पे लिखा है जूल पर कुलाम इज सेम। मैंने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जूल पर कुलाम किसके बराबर है तो उनके सिंबल लिख लिया करो। तो जूल किसके लिए होता है, वर्क के लिए, तो वर्क के लिए डब्ल्यू। कुलाम किसके लिए होता है, चार्ज के लिए, चार्ज का सिंबल होता है क्यू। तो डब्ल्यू बाई क्यू हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, हमने ये पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, हम किस में नापते हैं, वोल्ट में। तो जूल पर कुलाम अभी हमने पढ़ा कि वोल्ट के बराबर होता है, तो जूल पर कुलाम यानी आएगा वोल्ट के बराबर। ठीक है, ये भी आसान है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन एक बच्चे ने किसी ने गलत भी कर दिया, बी बता दिया इसने इसका आंसर। बादल भाई बी तब होता अगर वो कहता कि एकांक आवेश को अनंत से, इन्फिनिटी से बिंदु बी तक लेके आने में कितना कार्य है, तो वो बिंदु बी पर विभव कहलाता है। तो विभव में क्या होता है, जब अनंत से इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लेकर आने में क्या क्या कार्य, उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। अगर वो कहता है कि अनंत से बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य किया गया, तो विभव बी पर वो कह रहा है कि एक से दूसरे बिंदु तक, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभांतर आएगा। फिर वो एक ही करो, क्वेश्चन नंबर 7 सात करेंगे। रोहित, एमओ, अश्वनी, प्रजापति, विकास, बादल करो। हम्म, यहाँ से हमारे पास आ रहे प्रिंस, बादल, गजाला के। देखो उसने क्या लिखा, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 20 वोल्ट। तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दे रखा है, वी की वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट है।
कह रहा है कि द वर्क डन इन ब्रिंग ए चार्ज ऑफ 0.5 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो किसी कह रहा है कि चार्ज को द वर्क डन कितना कार्य करना पड़ेगा, अगर हम कितना चार्ज लेकर आए 0.5 कूलम के चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल होता है W बाई क्यू के बराबर, है ना। तो W हो जाएगा Q इंटू वी के बराबर। तो Q कितना है 0.5, ये कितना है 20, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 जूल। तो कितना कार्य करना पड़ेगा हमें 10 जूल का, है ना। समझ रहे बात को, 10 जूल। अरविंद, गजला, रिचा, अश्वनी सबको ठीक है, 10 जूल आंसर आएगा। देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग ऑफ 4 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स विद 10 वोल्ट वोल्टेज। कह रहा है कि 4 कूलम के आवेश को 2 पॉइंट के बीच ट्रांसफर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। तो दोनों 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज दे रखा है, यानी वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 10 वोल्ट। तो कह रहा है कि 4 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे लिखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस होता है W बाई क्यू। तो W हो जाएगा Q इंटू डेल्टा वी, की है 4, ये है 10, तो कितना जाएगा 40 जूल। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप न्यूमेरिकल करो तो एक बात ध्यान रखना कि उसने यूनिट सही यूज किए हैं कि नहीं। भाई जब आप न्यूमेरिकल करो, ये देख लो कि चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, तो कुलाम में ही लिखा होना चाहिए। अगर वो माइक्रो कुलाम लिख दे तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो है ना। ऐसे वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज वोल्ट में ही होनी चाहिए। मिली वोल्ट लिख देगा तो मिली का मतलब 10 की पावर -3। तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसने ऐसा यूनिट यूज किया कि नहीं किए हैं, है ना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठीक, चलो अब आते हैं वापस। एक कर लो। कह रहा है कि इफ द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट इज 72 जूल, देन व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। कह रहा है कि यदि 3 कूलम के आवेश को 2 बिंदुओं पर ले जाने में क्या कार्य 72 जूल है, तो इन दोनों बिंदुओं के विभवांतर क्या होगा। कह रहा है कि अगर एक से दूसरे बिंदु तक 3 कूलम के आवेश को ले जाने में 72 जूल कार्य करना पड़े, तो ये पूछ रहा है कि इनके बीच में विभवांतर कितना होगा। तो कितना कार्य करना पड़ रहा है 72 जूल का। चार्ज कितना लेके आ रहे हैं 3 कूलम का। तो दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ाई है कि कितना वर्क किया अपन, कितना चार्ज लेके आए। तो 72/3, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 24 वोल्ट का। तो एक करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, है ना। शिवम, शिवनाम, प्रजापति, MD, MO, प्रिंस, अरविंद, बहुत बढ़िया। तो यानी कि इसमें अब इससे ज्यादा और कोई कंफ्यूजन करने वाला मामला है नहीं। इसमें ये जो है हमारे पास 2 फॉर्मूले जो थे, इनसे ये पूछता है बस। वो फॉर्मूले से ना पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर पूछेगा तो भी W बाई क्यू लगाना है, पोटेंशियल पूछेगा तो भी W बाई क्यू लगाना है। बस क्या कंफ्यूज कर सकता है आपको, कि आपको हो सकता है कि वो क्या दे कि 2 माइक्रो कूलम के चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर -6। तो आपको माइक्रो कूलम को पहले कूलम में बदल लेना है, वोल्ट की जगह मिली वोल्ट लिख देगा। तो मिली वोल्ट का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो वोल्ट, मिली वोल्ट को वोल्ट में बदलना पड़ सकता है। ये नहीं कि सीधे सीधे वैल्यू पुट करते ले जाओ फॉर्मूले में। तो हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो ऐसा यूनिट याद रखना है कि सर ने चार्ज की यूनिट कूलम बताई थी, हमें कूलम ही दे रखा है क्या। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की यूनिट वोल्ट बताई थी, वोल्ट में ही दे रखा है क्या। वर्क की यूनिट जूल बताई थी क्या, जूल में ही हमें दे रखा है क्या।
मिली जूल ना दे रखा हो तो उसका जूल बनाना पड़ जाएगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे हमने जब मैकेनिक्स पढ़ा तब भी हमने यही किया, ग्राम दे रखा हो तो उसका हम किलोग्राम में बदलते थे, सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलते थे, मिनट या घंटा दे रखा तो सेकंड में बदलते थे, हमेशा ऐसा यूनिट यूज करेंगे, ठीक। अब यहां पर हम एक चीज पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जब आप क्वांटाइज शब्द सुनो ना, इसका मतलब होता है क्वांटाइज शब्द यानी कि वैल्यू डिस्क्रीट होंगी, कंटिन्यूअस नहीं होंगी। कंटिन्यूअस वैल्यू ऐसा होता है ना कि 1.01, 1.02, 1.03 ऐसे एक कंटिन्यूअस वैल्यू है। डिस्क्रीट वैल्यू ऐसा हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 डिस्क्रीट, है ना। तो अभी क्या समझ में आ जाएगा आपको ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ये साइंस वाले बच्चों के लिए था, जो बच्चों ने थोड़ा साइंस वाइंस पढ़ी हो, बेसिक वैसी की हो, तो वो सब जल्दी पकड़ लेते हैं कि भाई क्वांटाइज शब्द हमने कहाँ कहाँ पढ़े हैं, है ना, बेसिक करते हुए। वो बात लगा कि आप कहोगे जी बेसिक हमने कर ली, पढ़ा वढ़ा तो बस क्या ही है, वो तो हमें ही पता है। भारत का एजुकेशन सिस्टम भी तो ऐसे ही है। अगर किसी सरकार में थोड़ा सा टफ हो जाए पेपर वेपर, 10th 12th का रिजल्ट कम आ जाए, तो लोग उसकी सरकार ही बदल देते हैं। तो सरकारों ने कहा ठीक है जी, हमें क्या दिक्कत है, गधे घोड़े पैदा होते रहे, अपना सब पास हो रहे, नकल वकल चल रही है, सेल्फ सेंटर ये बैठे हैं, पूरा सेंटर चल रहा है, वो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता। यूपी में पहले हमारे से जो सीनियर थे थोड़े से, 30% रिजल्ट आता था, 30%। तो उसका फिर कोई और सरकार आई, 70-80 आने लगा, कह रहा भाई इसकी सरकार में तो 70-80 आ रहा है। 70-80 आ कैसे रहा है उससे मतलब नहीं है लोगों को, बस बच्चा पास हो गया, उसे पता है नहीं है, उससे कुछ नहीं, खुश हो जा रहे हैं कि मार्कशीट आ गई 12वीं की। अब फिर वो कहता है जी मैं बेरोजगार हूं, पढ़ा लिखा हूं, पढ़ा लिखा नहीं है वो, खाली मार्कशीट है उसके पास। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है, अगर मैं आपसे कह दूं कि भारत में आज के बाद केवल और केवल 100 रुपए का नोट चलेगा, है ना, ऐसा मैं आके बताया, मोदी जी आए रात को 8 बजे, आगे भारत में सब तरह के सिक्के, सब तरह के नोट बंद, ना कोई 500 का नोट चलेगा, ना 200 का, ना 50 का, ना 10 का, ना 20 का, ना कोई सिक्का चलेगा, केवल और केवल भारत में 100 रुपए का नोट चलेगा। अगर आपको पता हो कि हमारे देश में केवल 100 रुपए का ही नोट चलता है, अब यहां पे देखो एक बात कंफर्म हो जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कह दे आगे किसी दिन कि भाई साहब मेरे पास 800 रुपए हैं, तो आपको पता है कि उसके पास टोटल 8 नोट है, क्योंकि हमेशा क्या होगा, आपके पास में जो नोटों की गिनती होगी 100 के मल्टीपल में ही होगी। कोई बंदा कह दे जी मेरे पास 12 नोट हैं, समझ जाओ कि 1200 रुपए हैं। कोई कह दे कि जी मेरे पास में 7 नोट है, नहीं कि 700 रुपए हैं, क्योंकि नोट ही 100 रुपए का चल रहा है। लेकिन कोई आपसे आके ये कह दे कि मेरे पास है 773 रुपए, आप समझ जाना कि हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये संभव ही नहीं है। जब नोट ही केवल 100 रुपए का चलता है, तो किसी के पास अगर कुछ पैसे हैं तो हमेशा 100 के गुणक में ही हो सकते हैं। किसी के पास 300 रुपए हो सकते हैं, 800 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं। पर कोई कहते मेरे पास 826 रुपए हैं, गलत। 203 रुपए हैं, गलत। 172 रुपए 30 पैसे हैं, गलत। कि नोट ही केवल 100 का चल रहा, तो आपके पास अमाउंट हमेशा 100 के मल्टीपल में होगा। यानी 100 की जो वैल्यू होंगी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं हो सकती। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे पास आज 101 रुपया, कल को 102 हो जाएंगे, 103 हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे, नहीं, 100 के मल्टीपल में वैल्यू चलेंगे। ऐसे ही किसी भी वस्तु के ऊपर जो चार्ज होता है ना, आवेश होता है, क्वांटेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसके ऊपर चार्ज है, तो हमेशा किसी वस्तु पे चार्ज होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके गुणक में, उसके मल्टीपल में। एक इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज पढ़ा था क्लास में, क्या होता है, ई। यानी किसी वस्तु पे अगर चार्ज है ना, वो ऐसा हो सकता है 10 ई, 20 ई, 50 ई, 18 ई, 17 ई। किसी वस्तु पे कभी ऐसा चार्ज नहीं होगा 2.37 ई, 1.93 ई, ना फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हमेशा ई के इंटीजर मल्टीपल में होगा, इसके पूर्णांक में होगा कि 20 ई, 50 ई, 100 ई, 200 ई। तो किसी वस्तु पे जो चार्ज होता है हमेशा ई के होता है इंटीग्रल मल्टीपल में, यानी इसके पूर्णांक में। यहाँ पे यानी कि किसी वस्तु पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, एक पूरा पूर्णांक होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। यानी किसी वस्तु पे चार्ज जो है, अगर एन की वैल्यू 5 है, किसी वस्तु पे 5 ई चार्ज हो सकता है, 18 ई हो सकता है, 500 हो सकता है, 1,00,000 ई हो सकता है, पर 1.1 ई नहीं हो सकता। चार्ज हमेशा ई के बिल्कुल
इंटीजर मल्टीपल में चलेगा, पूर्णांक में चलेगा। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ज संभव नहीं है, मैं कह दूं कि एक वस्तु के ऊपर चार्ज है 4e, एक के पास चार्ज है 9e, एक के पास में है 14e, एक वस्तु के पास में चार्ज है 0.5e, तो आप कहेंगे सर किसी वस्तु पर जो चार्ज है वैसा e के मल्टीपल में हो सकता है, इंटीजर मल्टीपल में, तो 4e हो सकता है, n की वैल्यू 4 हो सकती है ना, 9 भी हो सकती है, 14 भी, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यानी कि जो फोर्थ वाला आपने लिखा ये चार्ज किसी वस्तु के ऊपर संभव नहीं है, 0.5e ये नहीं है। तो यहाँ पे जो n है इसके लिए 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, और ये n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु पे चार्ज है 10e, इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु पे अगर 10e चार्ज है, इसका मतलब है कि उसके पास इतना चार्ज है जितना कि 10 इलेक्ट्रॉन पर होता है। अगर किसी वस्तु पे चार्ज है 5e, इसका मतलब है कि जितने 5 इलेक्ट्रॉन मिलकर चार्ज बनाएंगे उतना चार्ज है। किसी वस्तु पे चार्ज है 1000e, यानी जितने 1000 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर चार्ज बनाएंगे उतना चार्ज है। तो चार्ज हमेशा किसी वस्तु पर होगा ne, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में, पॉइंटों में नहीं होगी। समझ में आया? अब देखो ये जो फॉर्मूला है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का, कि किसी वस्तु पर चार्ज हमेशा e के मल्टीपल में ही होगा। इस समय 1 2 क्वेश्चन करते हैं कोशिश करने की। है कि नहीं? हाँ ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप याद कर लेना, ये एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया था, ये रेलवे के। ये करो, विक्की, अबू, गजाला, रोहित, नैन कुछ आंसर आ रहे हैं। देखो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू। देखो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करे तो समझ जाना कि हमें ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, Q इजकल टू NE। Q को स्मॉल में लिख लो या कैपिटल में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जिक्र करे तुरंत समझ जाना कि Q इजकल टू NE ही लगना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी फॉर्मूले में आती है, तो आपको निकालना है। अब देखो तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको, कितना चार्ज है 1 कूलम का, तो चार्ज है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो Q इजकल टू NE लगाएंगे, तो n हो जाएगा Q बाई E के बराबर। तो चार्ज है 1 कूलम, और E की वैल्यू हमने पढ़ी थी क्लास में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, है ना भाई। E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज,
और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पर इस गुलाम से गुलाम को कट कर दूंगा, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की, नीचे लिखा है 1.6, पॉइंट हटाएंगे तो 10 और आ गया, तो 10 की पावर 20 बन गया। तो मैं काम करता हूँ 16 से कटना है तो 2 जीरो बाहर निकाल लेता हूँ, ऊपर हो गया 10 की पावर 18, नीचे है 16, तो 16 85, 16 छकम 96, 4 16 दूनी 32 और 16 85, 6.25 गुना 10 की पावर 18 वैल्यू आएगी, 6.25 गुना 10 की पावर 18। तो इसका जो हमारे पास में आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, 6.25 गुना 10 की पावर 18। समझ गए बात को? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जब भी जिक्र करे तो समझ जाना ये वाला फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। एक क्वेश्चन और आ गया सही, ये क्वेश्चन भी इस टाइप का भी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक वैद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं पर एक आवेश को स्थानांतरित करने में क्या कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ना। तुम्हारे पास बन गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि अगर 1 कूलम चार्ज किसी वस्तु पर है, ये एग्जांपल साथ में ही लिख लेंगे, अगर चार्ज 1 कूलम का है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ये वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना, 6.25 गुना 10 की पावर 18। तो नॉर्मली आपसे 1 कूलम चार्ज में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है। अगर वो कह दे कि 10 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई 1 कूलम का तो आपको पता ही है इतना होता है, 10 कूलम पूछेगा तो 10 की और मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर 10 की पावर 19 बन जाएगा। 100 कूलम में कितने होंगे, तो इसी वैल्यू में 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है हमें पता है, तो 10 कूलम में निकालने के 100 कूलम में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऐसे हम कर सकते हैं इजिली। तो आज हम क्लास में इतना ही रख रहे हैं, और कल की जो क्लास होगी उसमें हमारा इस चैप्टर का धीरे धीरे जो अच्छा वाला पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, वो हम कल पढ़ेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो वहीं से मैं आपको बता दूंगा कि जो चार्ज है आवेश, इसकी यूनिट होती है कूलम, और हमने इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ATQ लिखा है ना, वो कल की क्लास में डिस्कस हो जाएगा। इसके अलावा हम क्लास में करंट के बाद इस चैप्टर का सबसे खतरनाक, सबसे बेहतरीन, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रिसिटी में, खासतौर से करंट इलेक्ट्रिसिटी में, नॉर्मली वो किसके बारे में पूछता है एग्जाम में हमारे से, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में। तो वो भी हम शुरू कर देंगे धीरे धीरे, है ना। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। तो एक बार ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका हो जाए, फिर उसके बाद आपको मुझे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम, फिर शायद जो है साइंस 23 वालों का खत्म हो जाएगा, साइंस 23 का उनका शायद फिर नहीं बचेगा कुछ, अगर रहेगा तो हमसे देख लेंगे। तो अभी आप आराम से पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, कुछ क्लासेज लगेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा चैप्टर ऐसा होता है आराम आराम से पढ़ना पड़ता है ये। फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, फिर बाद में एक जो बच्चा कह रहा था लीवर, उत्तोलक करा देंगे हम आपको, है ना। तो लीवर जनरली क्या होता है, हर पेपर में नहीं आता, लीवर बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम में आता है, जैसे रेलवे के पेपर में पूछता है लीवर, तो किसी को केवल रेलवे का पेपर देना है तो वो कर सकता है वो, या वेस्ट बंगाल वगैरह में आ जाता है। अपने नॉर्मली जो स्टेट के पेपर होते हैं ना, ये SSC वगैरह के पेपर होते हैं, इनमें नहीं पूछता वो। CDS वगैरह में भी जनरली बहुत रेयर केस में आता है लीवर, तो वो कर लेना, आपका मन करे तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। ये सारे क्वेश्चन हम देते हैं आपको, जो आपको डेली क्लास मिलती है बादल, उसमें जो जो क्वेश्चन हम करते हैं सारे मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।